हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। टॉपिक हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसको, हाइपोथेसिस के बारे में, क्या होती है हाइपोथेसिस और इसको क्या प्रोसेसिंग होती है, इसको फॉर्मेट करने की क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस अपन कर चुके हैं, है ना। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस अ टेंटेटिव प्रेडिक्शंस और द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या सॉल्यूशंस होता है, एक्सपेक्टेड क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल के बीच में, क्या टेंटेटिव प्रेडिक्शंस हैं उन वेरिएबल्स के बीच का, वो जो होता है वो क्या कहलाता है? स्टेटमेंट हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस एज ए स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्चर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट देखते हैं इसको ना। यस, कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के कौन कौन से कंपोनेंट है? हाइपोथेसिस का पहला कंपोनेंट है डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स मींस हाइपोथेसिस में रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं। कहने का मतलब यहां पर इसमें क्या होते हैं? रिसर्च वेरिएबल होते हैं। जब कोई हाइपोथेसिस बनेगी तो उसमें वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक है, मीन्स दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताई जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो वहां या तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे या फिर दो क्या होंगे, दो जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, स्वतंत्र वेरिएबल्स होंगे, और या फिर ऐसे वेरिएबल्स होंगे दो, जैसे एक डेमोग्राफी वेरिएबल होगा और दूसरा रिसर्च वेरिएबल होगा। मीन्स दो वेरिएबल वहां होंगे ही होंगे। ठीक है, देन नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, उसमें ये बताई जाएगी कि इन वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप की क्या नेचर है। ठीक है, मीन्स वहां पर कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, मीन्स रिलेशनशिप जो होती है वो एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, मीन्स वो नल हाइपोथेसिस है या फिर वो रिसर्च हाइपोथेसिस है, वो ये बताता है कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके साथ ये समटाइम्स ये क्या करता है, डायरेक्शन भी शो कर देता है ना, कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये भी उसके साथ शो हो जाता है। साथ ही साथ जब हाइपोथेसिस बनती है तो उसके अंदर पॉपुलेशन होती है, वो मेंशन होती है कि किस पे स्टडी की गई है। ठीक है, वो जो है ये वेरिएबल्स हैं किसके हैं, है ना, ये कौन सी पॉपुलेशन के वेरिएबल हैं, ये उसमें मेंशन होता है। ठीक है, और उसके साथ एक और चीज होती है, उसके साथ मेंशन होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब हाइपोथेसिस बनती है तो उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में वहां पर मेंशन होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीन ये होता है कि चांस ऑफ एरर, है ना, मार्जिन ऑफ द एरर, कितने प्रतिशत चांस है उस आप जो स्टडी कर रहे हो उसमें आप कितने प्रतिशत मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहे हो, उसके अंदर क्या लेके चल रहे हो, कितने प्रतिशत आप मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहे हो। 0.1% है ना, या फिर 0.01, 0. है ना, 0.01, 0.02, 0.05 या 0.05 या 0.1, कितने प्रतिशत का मार्जिन लेके चलते हो। इसका मतलब क्या है? इसका वैसे देखा जाए इसको हटाओगे तो क्या होगा, ये 1% होता है ना, इसका ये 2% होगा, ये क्या था 5% होगा, और ये 10% होगा। कितने प्रतिशत आप मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हो, कि इतना मार्जिन है, हम मान के चलते हैं कि इतनी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मीन्स अगर हम 0.05 लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, 0.05 जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, तो इसका मतलब 5% हमारा क्या हो सकता है, वहां पर मार्जिन ऑफ एरर है हमारा। हम पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये, जहां मानते हैं कि 5% वहां पर रिस्क हो सकती है, लेकिन 90% हमारी क्या है, 90% हमारी स्टडी है वो एक्यूरेट होगी। 90% क्या होगी हमारी, जो 90% रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ जो एरर या मींस जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो एक्चुअली में क्या है, हमारा जो है वो लेवल
किस लेवल पे हम देख रहे हैं इस स्थिति को, कितनी जो है वो क्या हो सकती है हमारी उसमें एरर की संभावना है, और कितना है वो, कितने परसेंट है वो हमारी स्टडी क्या होती है, सही हो है। ठीक है, तो हम अगर पॉइंट इसमें 0.05 लेते हैं तो मीन्स इसका मतलब क्या है, 5% हमारी एरर हो सकती है और 95% क्या हो सकता है, हमारा जो स्टडी है वो सही होगी। ठीक है, तो उस लेवल पर हम वो भी उस लेवल उसमें क्या होता है, मेंशन होता है, ये लेवल भी उसमें क्या कहता है, मेंशन किया जाता है। ठीक है, ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये क्या करता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये टाइप फर्स्ट एरर को कंट्रोल करता है। किसको करता है ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ टाइप फर्स्ट एरर। किसको कंट्रोल करता है, ये टाइप फर्स्ट एरर को कंट्रोल करता है। जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, जब स्टैटिक्स में नल हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं, तो उस समय ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये टाइप फर्स्ट एरर को कंट्रोल करता है। ये टाइप फर्स्ट एरर मींस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जितना बड़ा होगा उतना मींस टाइप फर्स्ट एरर तो ज्यादा होता जाएगा, लेकिन उसके साथ टाइप सेकंड एरर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे आप 0.1 लेते हो मींस ये आप जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो कम लेते हो। ठीक है, तो जो कंट्रोल आपके अंडर में जो है उसको आप कम करते हो तो टाइप सेकंड एरर ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे तो इससे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ता रहेगा, तो टाइप फर्स्ट एरर तो आप बढ़ा रहे हो जो कि कंट्रोल आपके कंट्रोल स्थिति में। ठीक है, ये जो कंट्रोल करता है टाइप फर्स्ट एरर को। ठीक है, और आपको कितना रखना है, टाइप फर्स्ट एरर जो कि आप सेट करते हो हाइपोथेसिस के अंदर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हो। ठीक है, और जो टाइप सेकंड जो एरर होगा वो दोनों एरर अपन स्टैटिक्स के अंदर बात करेंगे, यहाँ अपन इतना ही कह रहे हैं कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो एक तरह का मार्जिन ऑफ एरर होता है, और ये एरर जो टाइप फर्स्ट एरर होता है उसको कंट्रोल करता है ना। ये जितना बड़ा होगा उतना टाइप सेकंड एरर है वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल एक देखते हैं, है ना, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके एग्जांपल में बात करते हैं। देखिए किस तरह से इसको फॉर्म करना है। अ स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग among antenatal mothers at selected ANC clinics in जोधपुर। देखिए एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एमंग एंटीनेटल मदर्स। एंटीनेटल मदर जो आपकी एंटीनेटल क्लिनिक पे आ रही है, सेलेक्टेड एएनसी क्लिनिक्स पे जो आई है, एएनसी क्लिनिक पर जोधपुर में, उन मदर्स में आपको क्या देखना है, नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको देखना है। ये आपका एक क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको क्या देखना है, इसके आधार पे आपको हाइपोथेसिस बनानी है। दो हाइपोथेसिस बनती है, एक तो बनती है नल हाइपोथेसिस, क्या बनेगी आपकी नल हाइपोथेसिस, और दूसरी आपकी क्या बनेगी, एक आपकी बनेगी नल हाइपोथेसिस और दूसरी बनेगी आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस। दो हाइपोथेसिस बनेगी। नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, और रिसर्च हाइपोथेसिस कहती है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग है। क्या है, नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा वेरिएबल इसके जो बैकग्राउंड वेरिएबल है, कौन से वेरिएबल, बैकग्राउंड सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, जो इनका जो एंटीनेटल मदर्स आ रही है इनका सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या हो सकता है, इनका एज हो सकता है, इनकी प्राइम पेरा या जो ग्रेविडा है मींस पेराइटी है वो हो सकती है। ठीक है, या फिर इसने प्रीवियस किसी चीज़ के बारे में कोई इसने कहीं पढ़ा हो, उसके बारे में एक्सपोजर जो है इसके बारे में वो हो सकता है ना, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया है तो हो सकता है। ठीक है, और उसकी एजुकेशन लेवल है वो हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें क्या करेगी, वो इस ब्रेस्ट फीडिंग के नॉलेज को भी प्रभावित करेगी। तो हमें ये देखना है कि वो जो इसके सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है उनका इस जो ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग नॉलेज है उससे कोई रिलेशन है या नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन है नहीं या नहीं है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो उसके लिए किस तरह से आप ये हाइपोथेसिस फ्रेम करोगे। पहला होता है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे, देयर will be there will be no significant association between knowledge regarding breastfeeding
among antenatal mothers, among antenatal mothers and their selected socio demographic variables at 0.05 level of significance. ये एक हाइपोथेसिस फॉर्म हुई. देखिए, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट. पहली चीज क्या की? नो. पहला चीज क्या की? नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन. इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है. किसके बीच में? नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग. किसके रिगार्डिंग? एक तो पहला तो हो गया नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये आपका वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हो गया. ठीक है. दूसरा, नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग एमंग एंटीनेटल मदर्स एंड देयर सेलेक्टेड सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. कौन से वेरिएबल? सेलेक्टेड सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. ये आपका वेरिएबल 2 हो गया. इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है. किस लेवल पे? एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अगर देखेंगे, 5% अगर मार्जिन ऑफ एरर रखते हुए, ठीक है, आप 95% अगर शुद्धता पे अगर चेक करेंगे तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है. ये एक स्टेटमेंट है. आप इसी स्टेटमेंट को, ये जो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है, इसी को क्या कहता है? टेस्ट किया जाता है. क्या कहता है? इसी का ही टेस्ट किया जाता है. ठीक है. दूसरा होता है रिसर्च हाइपोथेसिस. ठीक है. अब इस रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे बनेगी? ये उसके जस्ट अपोजिट बनेगी. देयर विल बी अ ना. दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन. देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन. मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, है ना. H1 देखिए आप, है ना. देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन. किसके बीच में? बिटवीन नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग. किनमें? एमंग एंटीनेटल मदर्स में. और कौन से वेरिएबल के बीच में देखना है? एंड देयर selected socio-demographic variables and their selected socio-demographic variables. कौन से लेवल पे? एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है. अब आप देखिए इनमें कौन कौन सी चीजें आ गई. जो अपन देख रहे थे वो चारों कंपोनेंट आए कि नहीं आए. पहला ये कहता है देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन. मीन्स वहां पर ये कह रहा है कि वहां रिलेशनशिप है. विल बी अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन मतलब वो क्या बता रहा है? वहां पर नेचर ऑफ रिलेशनशिप बता रहा है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. मीन्स ये कह रहा है करता है. ठीक है, पहली चीज. दूसरा कह रहा है एक वेरिएबल कौन सा? नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग. ये आपका वेरिएबल 1 हो गया. दूसरा कह रहा है वेरिएबल कौन सा? सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. ये आपका वेरिएबल नंबर 2 हो गया. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो
एग्जिस्ट करता है एसोसिएशन, ये उसने रिलेशनशिप बता दी। तीसरा पॉपुलेशन क्या था, इसके एंटीनेटल मदर्स थी, ठीक है। और चौथा क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो ये चारों चीजें आनी चाहिए अगर स्टेटमेंट बनता है तो, ठीक है। अब ये है कि स्टेटमेंट जब बना है, चारों चीजें जब आती है तो उसमें हम कहते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने 0.05 क्यों रखा, हम 0.01 भी तो रख सकते थे। हम 0.01 रखते मीन्स टाइप फर्स्ट एरर को कम करते तो टाइप सेकेंड एरर बढ़ जाता, ठीक है। टाइप सेकंड, अगर टाइप फर्स्ट को जितना कम करोगे उतना टाइप सेकंड एरर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम टाइप सेकंड जो फर्स्ट को भी क्या रखते हैं, मॉडरेट लेवल पे रखते हैं, ठीक है। बहुत कम नहीं रखना है उसको, 5% तक कम रखते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा रख दिया इसको, ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो टाइप सेकंड एरर के चांस तो कम हो जाएंगे, लेकिन टाइप फर्स्ट एरर होगा वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बीच का लेवल होता है वो चूज करते हैं कि ये, इसलिए हम ये लेवल होता है वो मॉडरेट का रखते हैं, ठीक है। अब हम टाइप फर्स्ट और टाइप फर्स्ट सेकंड एरर का हल्का सा एक ब्रीफ देख लीजिए। टाइप फर्स्ट एरर क्या होता है, टाइप सेकंड एरर क्या होता है। टाइप फर्स्ट एरर का मतलब क्या होता है ना, टाइप फर्स्ट एरर, टाइप फर्स्ट एरर का मतलब होता है रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस, एक वर्ड याद रखिए, रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। अब आप देखिए, आप पहले पीछे वाले पेज पर आइए वापस। आपको दो हाइपोथेसिस होगी, एक तो नल हाइपोथेसिस होगी, दूसरी रिसर्च हाइपोथेसिस होगी। आप नल हाइपोथेसिस को तो क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद दो ही कंडीशन आएगी, या तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या आप क्या हो जाएंगे, फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। पहली चीज क्या होगी, आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो एक्सेप्ट कौन सी होगी, दूसरे वाले एक्सेप्ट हो जाएगी। मींस जो जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, उसमें क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है, इन दोनों वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन है। क्लियर है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो ओके, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो वो क्या होगी, एक्सेप्ट कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। और या फिर नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे हम, एक्चुअली क्या बोलेंगे, फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे उसको, फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, फेल हो गए इसका मतलब क्या, एक्सेप्ट हो गई ना। फेल हो गए इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गई। और एक्सेप्ट हो गई इसका मतलब क्या, उन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, या उन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो दो ही कंडीशन बनेगी नल हाइपोथेसिस टेस्ट होने पे, एक तो रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट होते ही रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, दूसरे वाले एक्सेप्ट हो जाएगी। या फिर हम क्या हो जाएंगे, फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और फेल हो गए तो इसका मतलब उसमें रिजेक्शन करने में फेल हो गए तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करेंगे इसका मतलब उन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ये चीज तो पहले क्लियर होगी। अब ये कह रहे हैं टाइप फर्स्ट एरर कौन सा होगा, टाइप फर्स्ट में क्या होगा, रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस। अगर ट्रू नल हाइपोथेसिस थी, ट्रू नल हाइपोथेसिस मीन नल हाइपोथेसिस था और हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस था मींस होना क्या चाहिए, फेल्स टू रिजेक्ट होना चाहिए, होना वहां पर नल हाइपोथेसिस था। क्या था वहां पर, नल हाइपोथेसिस पाया जाता, मींस वहां पर जो था वो क्या होती, वहां पर ट्रूथ जो थी वो नल हाइपोथेसिस जो थी वो फेल्स टू रिजेक्ट होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए, फेल्स टू रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट एरर वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें गलती ये करते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको, रियल में तो नल हाइपोथेसिस थी, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी हमारी, इस एरर को कंट्रोल करने के लिए कि रियल में नल हाइपोथेसिस थी, उन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। और ठीक है, इसका मतलब क्या होनी चाहिए, वो जो थी वो फेल्स टू रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दी, उसको रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करके हमने दूसरे वाले को एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ये तो कौन सा होगा, टाइप फर्स्ट एरर होगा, ठीक है। ये कौन सा एरर हो जाएगा, टाइप फर्स्ट एरर होगा। अब टाइप सेकंड एरर क्या होता है ना, तो वहां क्या होगा, आपको इनकरेक्टली फेल टू रिजेक्ट ए फॉल्स हाइपोथेसिस। वहां आपने फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, यहां आपने किसको रिजेक्ट किया, रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और वहां क्या हो गए आप,
दूसरे में जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेल्स टू रिजेक्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस। टाइप सेकंड एरर में क्या होगा, टाइप 2 एरर के अंदर क्या होगा, फेल्स टू रिजेक्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस। फेल्स टू रिजेक्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस। फॉल्स नल हाइपोथेसिस थी और फेल्स टू रिजेक्ट हो गया, मींस क्या हो गया, आपने एक्सेप्ट कर ली फॉल्स नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस थी नहीं, ठीक है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस थी, गलत थी वो, और आपने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर। मींस अगर गलत नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, गलत नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो वो टाइप सेकंड एरर है, और सही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो टाइप फर्स्ट एरर है। वापस देखिए, ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, वास्तव में नल हाइपोथेसिस थी और रिजेक्ट हो गई तो टाइप फर्स्ट एरर है। और अगर फॉल्स नल हाइपोथेसिस थी, कौन सी थी वो वास्तव में तो फॉल्स नल हाइपोथेसिस थी और वो क्या होगी, फेल्स टू रिजेक्ट मींस एक्सेप्ट होगी। आपने गलत को एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप सेकंड एरर कर रहे हो, और आपने सही को रिजेक्ट कर लिया तो आप टाइप फर्स्ट एरर कर रहे हो। और ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये टाइप फर्स्ट को कंट्रोल करता है। किसको करता है, टाइप फर्स्ट को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब टाइप फर्स्ट एरर जितना बड़ा या छोटा होगा उसके आधार पे क्या रहेगा, टाइप सेकंड रहेगा। टाइप फर्स्ट एरर जितना बड़ा होता जाएगा टाइप सेकंड एरर उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसी वैल्यू रखते हैं कि लिस्ट में दोनों क्या रहे, लगभग कंट्रोल रहे, बीच की स्थिति में रहे। क्लियर है, ठीक है। इसलिए हम ये लगभग जो लेवल होता है वो 0.05 लेते हैं, ठीक है। आप 0.01 ले सकते हैं, 0.02 ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, आप कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले सकते हो, ठीक है। टाइप सेकंड एरर और टाइप फर्स्ट एरर दोनों समझ आगे होंगे आपको, ठीक है। तो हमें ये वापस स्टैटिक्स के अंदर जाएंगे तो वहां वापस डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि आप हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसे एक नल हाइपोथेसिस कैसे बनी और उसके बाद उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे बनी, ये एक हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी का था, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जो आपकी स्टडी कौन सी है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी का। अ स्टडी टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम। एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम का आपको क्या देखना है, इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम ऑन नॉलेज रिगार्डिंग साइकोएक्टिव सब्सटेंस एब्यूज। एक एसटीपी बनाया, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम बनाया है, किस पर बनाया है, जो है वो नॉलेज रिगार्डिंग साइकोएक्टिव सब्सटेंस एब्यूज पर है, उस पर बनाया है। किसमें होना है, वो एडोलेसेंट में। एडोलेसेंट में आपको नॉलेज पता करना है, उसका नॉलेज एनहांस करना है, उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है किसकी, एसटीपी की। इन सेलेक्टेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एट बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर राजस्थान में कुछ सेलेक्टेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का आपको पहले नॉलेज देखना है, किसके रिगार्डिंग, साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज के रिगार्डिंग आपको प्री टेस्ट लेना है। पहले क्या लेना है आपको, प्री टेस्ट लेना है, ठीक है। प्री टेस्ट लेने के बाद आपको उन पे क्या देनी है, एसटीपी स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम, उनको पढ़ाना है इसके बारे में। और उसके बाद में क्या लेना है, पोस्ट टेस्ट लेना है, ठीक है। क्या लेना है, पोस्ट टेस्ट, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपने जो प्री टेस्ट लिया था उसमें मान लिया इनको 40% एवरेज था, ठीक है। उसके बाद में आपने इनको इंटरवेंशन दिया टीचिंग की, और टीचिंग करने के बाद पोस्ट टेस्ट के अंदर क्या आया, रिजल्ट आया, वो नॉलेज का रिजल्ट था, वो क्या आ गया, 90% आ गया। क्या आ गया, 90%। तो आपको यही देखना था कि वो 90% आया या 50% आया या फिर 40% ही रहा। तो अगर ये बढ़ रहा है 40 से 90 तक चला गया तो इसका मतलब ये एसटीपी हमारी क्या रही, इसका मतलब जो पढ़ाया वो क्या रहा, इफेक्टिव रहा ना, है ना। पढ़ाया जो क्या रहा आपका, इफेक्टिव रहा या नहीं, ठीक है, इफेक्टिव रहा। तो हमें यही देखना है कि पहले प्री टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद एसटीपी देंगे, फिर उसका पोस्ट टेस्ट देंगे कि वो पढ़ाया गया जो स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम था वो उस पर इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, ठीक है। यही चीज देखनी थी। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अब आपको हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका हाइपोथेसिस देखिए, पहला है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस में क्या है, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब यहां देखो इसमें दो चीजें, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, ठीक है। एक तो प्री टेस्ट नॉलेज का स्कोर, एक पोस्ट टेस्ट का। आप उन दोनों को कंपेयर करके देखना है। क्या, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इन द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट नॉलेज स्कोर।
ये कह रहा है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की नॉलेज स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं है। नॉलेज स्कोर ऑफ एडोलेसेंट का किसके रिगार्डिंग साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के नॉलेज स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं है, मींस एसटीपी का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब दूसरा जो इसके अगेंस्ट जो बनेगा रिसर्च हाइपोथेसिस, वो क्या बनेगा, देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये कह रहा है कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। ये कह रहा है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो नल हाइपोथेसिस है वो कह रहा है नहीं होगा। ठीक है, और रिसर्च हाइपोथेसिस कहती है उसके बीच में क्या डिफरेंस पाया जाएगा इन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट नॉलेज। वो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के नॉलेज स्कोर के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। प्री टेस्ट में और पोस्ट टेस्ट के नॉलेज स्कोर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। रिगार्डिंग इन अमंग एडोलेसेंट्स रिगार्डिंग साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर है, इस तरह से दो आपके स्टेटमेंट जो बन गए। ठीक है, अब इसमें जो ये टेस्ट किया जाएगा कौन सा, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जब टेस्ट करेंगे तो क्या दो ही चीजें होनी है, क्या होगा, या तो रिजेक्ट होगा और या फिर क्या होगा, फेल्स टू रिजेक्ट होगा। क्लियर है, या तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या फिर फेल्स टू रिजेक्ट होगी। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो एक्सेप्ट कौन सी होगी, सेकंड वाली। सेकंड क्या कहती है कि इसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस है इसका मतलब इफेक्ट रहा है, प्रभाव रहा है, तभी तो डिफरेंस है ना। 40 से उसके बाद 60 हुआ, 70 हुआ, इसका मतलब प्रभाव रहा। ठीक है, ये रिजेक्ट होगी, ये तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट होगी, या फिर इसको आप फेल्स टू रिजेक्ट हो गए तो इसका मतलब यही एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, फेल्स टू रिजेक्ट हो गए तो इसका मतलब यही एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। एक और हाइपोथेसिस, एक तो वो बन गई, दूसरी कैसे बनेगी, दूसरी देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द पोस्ट टेस्ट नॉलेज स्कोर ऑफ द एडोलेसेंट रिगार्डिंग साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। ये देखो दूसरी नल हाइपोथेसिस, एक ही स्टडी के अंदर कम से कम कहते हैं मैक्सिमम कितनी बनी चाहिए, 6 बन सकती है। ठीक है, तो दूसरी जो हाइपोथेसिस कैसे बन रही है, नल हाइपोथेसिस, there will be no significant association between the post test knowledge score of adolescent regarding psychoactive substance abuse and their selected socio-demographic variables। दूसरा हम कह रहे हैं कि उसकी जो पोस्ट टेस्ट स्कोर आया है, उस पोस्ट टेस्ट स्कोर का और उसके सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, जो हमने कहां बनाया था, ये जो हमने अभी पहले हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी उसमें एक बनाया था इस तरह से। तो ऐसे कैसे यहां बनेगा कि उसके पोस्ट टेस्ट स्कोर का उसके जो डेमोग्राफी वेरिएबल, सोशियो डेमोग्राफी वेरिएबल है, उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। अब कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम बात करें इन बच्चों के एडोलेसेंट की, तो क्या क्या हो सकता है, उनकी एज हो सकती है, उनका जेंडर हो सकता है, उनकी क्लास ऑफ स्टडी किस क्लास में पढ़ रहे हैं हो सकता है, उनकी टाइप ऑफ फैमिली कैसे, न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट फैमिली है, देन उनका पेरेंटल एजुकेशन है, मदर फादर का एजुकेशन का डिफरेंस हो सकता है, मदर फादर के ऑक्यूपेशन का डिफरेंस हो सकता है, उनकी फैमिली इनकम का डिफरेंस हो सकता है। ये उन बच्चों में सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल होंगे, मींस ये डिफरेंसेस होंगे बच्चों में। उन डिफरेंसेस का उनके पोस्ट टेस्ट के नॉलेज पर कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, कौन से किस लेवल पे, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, इसके अगेंस्ट जब आपके बनेगी आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस, तो रिसर्च हाइपोथेसिस ये कहेगी उनके बीच में क्या है, सिग्निफिकेंट एसोसिएशन पाया जाएगा, विल बी अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, सेम चीज बिटवीन द पोस्ट टेस्ट नॉलेज स्कोर ऑफ एडोलेसेंट्स रिगार्डिंग साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज एंड सेलेक्टेड सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एंड देयर सेलेक्टेड सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आपको के साथ ये हमारे कहाँ काम आएंगे, इस तरह के फ्रेम करने। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो इस तरह से आपको हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टडी इसी पे होगी। जब आपकी मास्टर्स के लेवल पे, पीजी के लेवल पे जब आप डिसर्टेशन करोगे तो उस समय आपको स्टडी जब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस समय हाइपोथेसिस बनानी आपको आनी चाहिए। हाइपोथेसिस के बिना आपकी स्टडी आगे नहीं बढ़ेगी। हाइपोथेसिस ही आपकी क्या बनेगी, स्टडी का आधार बनती है, और वो हाइपोथेसिस ही टेस्टिंग ही आपकी क्या जो करोगे तो वही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगी। इन्फ्रेंसेस होंगे वो इसी के बेस्ड पे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं, और रिसर्च हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, एक और जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात थी कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कैसे बनती है अगर बनाते हैं तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, द पोस्ट टेस्ट नॉलेज स्कोर ऑफ एडोलेसेंट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन द प्री टेस्ट। ये बता रहा है विल बी सिग्निफिकेंटली, पोस्ट टेस्ट का नॉलेज होगा वो प्री टेस्ट से ज्यादा होगा। तो ये डायरेक्शन बता रहा है,
पोस्ट टेस्ट का स्कोर जो है वो प्री टेस्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये डायरेक्शन बता रहा है अगर इस तरह से होता है ना, स्कोर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटीपी ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। तो ये क्या होगा, पोस्ट टेस्ट का स्कोर होगा प्री टेस्ट से ज्यादा होगा। तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगी। इसके पहले वाली में अगर देखें यहाँ पर, तो हम कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ था ना कि दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाएगा, लेकिन कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा ये नहीं बताया ना, ठीक है ना। तो इस तरह होते हैं, वो कौन सी होती है, वो नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ये एक तरह की रिसर्च हाइपोथेसिस भी कौन सी है, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो है, ये जो है वो कौन सी है आपकी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ठीक है। क्लियर होगी, ठीक है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटल में भी बना सकते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में भी आपको बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है, देखिए एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको खुद प्रैक्टिस करना है। एग्जांपल, स्टडी टू असेस द नॉलेज एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग, आपको क्या देखना है, एक तो नॉलेज देखना है, यहां पर नॉलेज है, दूसरा वेरिएबल क्या है, प्रैक्टिस है। रिगार्डिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, किसका, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एएमटीएसएल के मैनेजमेंट का नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों देखनी है। एमंग नर्सिंग ऑफिसर्स, उन नर्सिंग ऑफिसर्स में जो कहाँ काम कर रहे हैं, वर्किंग इन लेबर रूम्स, जो कि लेबर रूम में काम कर रहे हैं एट सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स, बाड़मेर राजस्थान में जो काम हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल में काम करने वाले, जो लेबर रूम में काम करने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनमें आपको एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का नॉलेज और प्रैक्टिस का देखना है। इसमें आपके क्या बन जाएंगे, एक तो जो नॉलेज का डेमोग्राफी वेरिएबल के साथ, सोशियो डेमोग्राफी वेरिएबल के साथ, प्रैक्टिस का सोशियो डेमोग्राफी वेरिएबल के साथ बनेगा, और इसके अलावा एक नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों का आपस में क्या बनेगा, इनका भी जो है एसोसिएशन का बनेगा, ठीक है। दोनों, तीनों की रिसर्च हाइपोथेसिस और तीनों के नल हाइपोथेसिस आपको बनाने। तो इसमें आपको क्या क्या बनाना है, आपको स्टडी की डिजाइन फाइंड आउट करनी है, आपको वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, पॉपुलेशन क्या है वो फाइंड आउट करनी है, सेटिंग ऑफ स्टडी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने हैं आपको, देन इसके सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं वो आपको आप अपने हिसाब से लिखना है, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स में, और उसके बाद इनकी हाइपोथेसिस जनरेट करनी है। 3 आपको नल हाइपोथेसिस बनानी है और 3 आपको रिसर्च हाइपोथेसिस कम से कम इसमें बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके लिए एक होमवर्क के रूप में रहेगा, आपको खुद प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। तो यहां से ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एजम्पशन की। एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशंस क्या होते हैं कि एजम्पशंस वो होते हैं जो होते हैं हमारे एक ट्रू बिलीफ्स होते हैं। एजम्पशन क्या होते हैं, एजम्पशंस आर द ट्रू बिलीफ्स। एजम्पशन क्या है, ट्रू बिलीफ्स होते हैं विदाउट एनी टेस्टिंग, बिना किसी टेस्टिंग के अगर कोई हमारी बिलीफ जिसको हम ट्रू मान रहे हैं तो वो क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं, लेकिन एजम्पशंस को आप कोई टेस्टिंग नहीं होती है, आपको क्या मानती है, आपकी जो बिलीफ्स होती है उनको ट्रू मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो एजम्पशन कहलाती है। दे आर द स्टेटमेंट दैट आर टेकन फॉर द गारंटेड और आर कंसिडर्ड एज द ट्रू। आप ऐसे स्टेटमेंट या आपके ऐसे कथन जिनको आप क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं, इवन दो दे हैव नॉट बीन साइंटिफिकली टेस्टेड, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी प्रूव के आप क्या मानते हैं, उन स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। एग्जांपल, प्रिवलेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज मोर कॉमन अमंग द अर्बन पीपल एज कंपेयर टू रूरल पीपल। रूरल पीपल की बजाय अर्बन पीपल में हमने कहा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज्यादा होती है, ठीक है। आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया बिना किसी टेस्टिंग के, तो वो क्या कहलाता है, एजम्पशन कहलाता है, ठीक है। बिना किसी टेस्टिंग के, विदाउट एनी साइंटिफिकली आपको एविडेंस के आपने क्या मान लिया, किसी स्टेटमेंट को जब ट्रू मान लिया तो वो क्या कहलाएगा, एजम्पशन कहलाता है। क्लियर है। एजम्पशन का यूज कहां होता है, कहां यूज करोगे आप एजम्पशंस का। एजम्पशन का जो यूज होता है, सबसे पहले क्या होता है, बिल्ट अपॉन एजम्पशन सिंस फाउंडेशन इज नीडेड टू फॉरवर्ड द रिसर्च। रिसर्च को अगर आपको फॉरवर्ड करना है ना, रिसर्च में आगे बढ़ना है ना, तो कुछ एजम्पशंस हैं वो आपको बना के रखनी होगी, उस एजम्पशंस को ट्रू मान के चलना होगा तभी चलोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये मान लूं कि मैं जब रिसर्च कर रहा हूं तो मैं ये मान लूं कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे ऑनेस्टली रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो मेरी रिसर्च आगे कैसे बढ़ेगी। मैं जब टेस्ट ले रहा हूं या मैं उनसे कुछ पता कर रहा हूं तो वो कह मैंने ये मान लिया कि वो जो है वो मुझे रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो मेरी रिसर्च रुक जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कुछ चीजें
कि मेरे पार्टिसिपेंट से मुझे ऑनेस्टली रेस्पॉन्स करेंगे, मुझे सही जानकारी दे रहे हैं, तभी मैं उस रिसर्च पे आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्या करता है, रिसर्च इज बिल्ड अपॉन एजम्पशंस। पहली चीज है ना, रिसर्च एजम्पशंस पे निर्धारित बिल्ड होता बनाता है। रिसर्च इज बिल्ट अपॉन एजम्पशन। रिसर्च है वो एजम्पशंस पे बना होता है। बिल्डिंग्स जो है ना रिसर्च वाली, वो इसी एजम्पशंस पे ही बनी होती है। पहला आधार एजम्पशन ही होता है। कुछ चीजें आपको ट्रू मान के चलनी पड़ती है, उस ट्रू मान के फिर वहां से आपको कुछ थ्योरी जनरेट करनी पड़ती है। उस थ्योरी को फिर बाद में हम आगे चल के उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये गुड सोर्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। एजम्पशन ही गुड सोर्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन है। क्या है? गुड सोर्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। गुड सोर्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। देखिए यहां देखिए, हमने कहा प्रिवलेंस ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज मोर कॉमन इन अर्बन पीपल देन द रूरल पीपल। ठीक है, अब आपके मन में एक आपने एजम्पशन तो ले लिया, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन भी तो पैदा हो रहा है कि वास्तव में है या नहीं है। जैसा हमने मान लिया ऐसा एक्चुअली में है या नहीं है, तो यहां से आपका क्या क्वेश्चन भी तो पैदा होता है। आप यहां से इस पर स्टडी भी तो कर सकते हो। ठीक है, इसको आधार मान के आप क्या बना सकते हो, क्वेश्चन भी बना सकते हो, है ना। टू फाइंड आउट जो है दोनों का, इनका आप अर्बन पीपल का और रूरल पीपल का आप क्या कर सकते हैं, प्रिवलेंस जो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की प्रिवलेंस रेट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता लग जाएगा कि किस में कितनी प्रिवलेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आप गुड सोर्स ऑफ आपका रिसर्च क्वेश्चन का भी ये गुड सोर्स बन सकता है। बेसिस टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी, ये उसी पे बनी होती है, बेसिस है ना, बिल्ट अपॉन। ठीक है, तो हमें क्या करना, फाउंडेशन होती है इसकी, और ये क्या प्रोवाइड बेसिस देती है। ठीक है, और इट एक्सपांड द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। और क्या करती है, इट एक्सपांड्स प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या करता है ये, क्या एक्सपांड करता है, एक्सपांड्स प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। जो हमारी प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज है, मींस हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बढ़ाने में भी एजम्पशंस का योगदान होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका यूज किया जाता है, एक तो रिसर्च के कैरी फॉरवर्ड करने में, रिसर्च को बिल्ड करने में, देन रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करने में, और लास्ट वन दैट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज को एनहांस करने में, एक्सपांड करने में भी इसका यूज होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहले ये है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। जो एजम्पशंस होते हैं उनको सब सही मानते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये क्या होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। ये थ्योरीज एप्लीकेबल होते हैं। क्या होते हैं ये थ्योरीज एप्लीकेबल होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, और थ्योरीज पर एप्लीकेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, थ्योरीज एप्लीकेबल होते हैं। थ्योरी पर जो पर्टिकुलर कोई फील्ड ऑफ द स्टडी होता है उसकी थ्योरीज पर ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हेल्थ प्रमोशन मॉडल है। ठीक है, उस हेल्थ प्रमोशन मॉडल जो होता है वो किसी एजम्पशंस के बेस पर ही बना जो होता है। तो थ्योरीज होती है, इससे जाके बनती है, थ्योरीज एप्लीकेबल होते हैं ये। ठीक है, ये क्या करते हैं, रेफर टू द फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस रिलेटेड रिसर्चर, है ना। ये किस में काम आएंगे, रेफर टू द फाइंडिंग्स ऑफ द प्रीवियस रिलेटेड रिसर्चेस, है ना। रेफर टू फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिलेटेड रिसर्च। जो पहले से ऐसा कोई रिलेटेड रिसर्च था, ठीक है, उसमें रेफरेंस के रूप में काम आ जाती है। वहां से अपन इसको कुछ चीजें वहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। रेफर टू फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च की फाइंडिंग्स को अपन रेफर करके वहां से इसको अपन एजम्पशंस है वो हमारी इस स्टडी में एजम्पशन के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। टाइप की बात आती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, तो टाइप में अगर बात करें, यूनिवर्सल एजम्पशंस, एजम्पशन बेस्ड ऑन थ्योरीज, एजम्पशन नीड टू कंडक्ट रिसर्च, वारंटेड एजम्पशंस,
और अनवारंटेड एजम्पशंस, ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एजम्पशंस, assumption based on theories, assumption need to conduct research, ये वारंटेड assumptions और अनवारंटेड assumptions। पहला आता है यूनिवर्सल assumptions। यूनिवर्सल assumptions वो होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। क्या होते हैं? ए लार्ज पार्ट ऑफ द सोसाइटी इसको सही मानती है। ये क्या होते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और इनको एज्यूम कहता है, एज्यूम ट्रू बाय द लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी। इनको क्या करते हैं? एज्यूम ट्रू बाय किसके द्वारा? बाय लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी, बाय लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एक बड़ा भाग इनको सही मानता है। ऐसे एजम्पशंस जो सब लोग सही मानते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एजम्पशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग या हम सब लोग मानते हैं कि ऐसा कोई सुप्रीम पावर है जो इस नेचर को गवर्न कर रहा है, हम सबको गवर्न कर रहा है। ऐसा कोई सुपर नेचर पावर तो है ना, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे सुपर नेचर पावर, सुपर नेचुरल पावर, सब लोग मानते हैं कि ऐसी कोई ना कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो इस पूरी दुनिया को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, गवर्न कर रहा है। क्लियर? तो ये सुपर नेचुरल पावर हमारा क्या एक एजम्पशंस है, हम सब ट्रू मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का एजम्पशन होता है, वो यूनिवर्सल एजम्पशंस कहलाता है। नेक्स्ट होता है वो कौन सा होता है? थियरी बेस्ड एजम्पशंस। अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं वो नर्सिंग थ्योरी आधारित होते हैं। क्या होते हैं? रिसर्च प्रोजेक्ट जो क्या आधारित होते हैं? रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन थ्योरीज। अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है वो थ्योरी बेस्ड है तो उसमें कुछ एजम्पशंस काम आते हैं, उसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं, काम ले जाते हैं। एग्जांपल जैसे स्टडी थी, स्टडी बेस्ड ऑन पेंडर्स हेल्थ प्रमोशन मॉडल, किस पे है? एग्जांपल देखिए जैसे ना, स्टडी बेस्ड ऑन पेंडर्स हेल्थ प्रमोशन मॉडल। एक पेंडर्स का हेल्थ प्रमोशन मॉडल है, थ्योरी है। कोई आप स्टडी है जो इस हेल्थ प्रमोशन मॉडल के रिगार्डिंग कोई स्टडी कर रहे हैं, इस पर आधारित है। इस हेल्थ प्रमोशन मॉडल पर कोई स्टडी है वो आधारित है, इसको आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। किसके रूप में लिया है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। तो इस मॉडल को हम क्या करते हैं? यहां से इसको क्या करते हैं? एजम्पशन मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर इस मॉडल को अपन क्या मानते हैं? थियरी बेस्ड एजम्पशन मानते हैं, ठीक है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो और उसमें जो पर्टिकुलर कोई जो है वो थ्योरी ले रहे हो, ठीक है, कोई मॉडल से वो चूज कर रहे हो, किसी का दिया हुआ मॉडल, तो उसमें जो एजम्पशंस होंगे वो किसके आधारित है? वो जो उसने मॉडल दिया था ना, उसी के एजम्पशंस मान के चल रहे हो ना। तो मीन्स उसके जो बनाया हुआ है, किसी का मॉडल बनाया हुआ है और उस मॉडल को आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो, तो फिर उसके एजम्पशंस जो है बिना टेस्ट किए हुए, आप बिना कोई जांचे परखे आप ही मान रहे हो ना कि वो बातें सही है, जो इसने कही है, मीन्स वो मॉडल है वो सही है और उसको मान रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? इस टाइप का हो गया, वो थ्योरी बेस्ड एजम्पशन हो गया। कौन सा हो गया? थ्योरी बेस्ड एजम्पशन, ठीक है ना। तो पहला तो था सब लोग सही मानते हैं, है ना, इसलिए हम भी सही मान रहे हैं, वो यूनिवर्सल था। ये थ्योरी बेस्ड वो है कि जो थ्योरी कहती है ना, जो थ्योरी या मॉडल कोई कहता है, किसी ने कहा है कि इस टाइप का जो थ्योरी होती है, अगर कोई रिसर्च उसके आधारित कर रहे हो तो फिर उसके एजम्पशन से वो आप सही मान के चलोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा थ्योरी बेस्ड एजम्पशन। तीसरा हो जाए कंडक्ट रिसर्च। कई बार हमें रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, एजम्पशन डेवलप करने पड़ते हैं, है ना। एजम्पशन डेवलप टू कंडक्ट रिसर्च। हम क्यों करते हैं? एजम्पशंस developed to conduct a research, to conduct a research। रिसर्च कंडक्ट करने के लिए आप एजम्पशंस डेवलप करते हैं। किसके लिए? रिसर्च कंडक्ट करने के लिए
कोई रिसर्च आप कंडक्ट करने के लिए एजम्पशंस डेवलप करते हो टू कंडक्ट ए रिसर्च और ए पर्टिकुलर स्टडी के लिए आप अगर ऐसा करते हैं तो वो कौन सा होता है आपका कंडक्ट रिसर्च जो होता है एजम्पशंस होता है। एग्जाम्पल जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है ना, एग्जाम्पल चाइल्डहुड ओबेसिटी। आपने एक एजम्पशन डेवलप किया, childhood obesity is more common in private school compared to government school children। इसमें चाइल्ड ओबेसिटी है वो क्या है, प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स जो है ना, प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स में ज्यादा है बजाय कि गवर्नमेंट स्कूल्स के चिल्ड्रन में। ठीक है, चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों में ज्यादा है बजाय कि गवर्नमेंट है। ये आपने कोई रिसर्च करने के लिए बनाई है और फिर उसको आगे क्या करेंगे, उस पर आप कोई क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उसके बाद में स्टडी करेंगे उस पर। ठीक है, तो अगर आप इस तरह, जैसे एक पहले वाला एग्जाम्पल था कि जो अर्बन पीपल है उनके अंदर सीएडी ज्यादा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिस्क ज्यादा है, प्रिवलेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कोई रिसर्च करने के लिए अगर आप कोई फ्रेम करते हैं, एजम्पशंस फ्रेम करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका कंडक्ट रिसर्च एजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये मान के चलूं कि जो है मेरे पार्टिसिपेंट्स है मुझे ऑनेस्टली जो है वो रेस्पॉन्स करेंगे ड्यूरिंग स्टडी, ये भी क्या है एक तरह का कंडक्ट रिसर्च है। रिसर्च, उस पर्टिकुलर रिसर्च को पूरा करने के लिए कुछ एजम्पशंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कंडक्ट रिसर्च एजम्पशन होते हैं। नेक्स्ट होते हैं वारंटेड एजम्पशंस। वारंटेड एजम्पशंस वो होते हैं जिसके साथ में एविडेंस होता है, जिसके साथ में क्या होता है एविडेंस होता है, रिसर्च फाइंडिंग्स होती है ना, जिसके साथ में एविडेंस होता है। ये प्रेजेंटेड विथ एविडेंस, ये किसके साथ में है, ये जो बिलीफ्स होती है, ये स्टेटमेंट होते हैं प्रेजेंटेड विथ एविडेंस। अगर एविडेंस के साथ में ये बात स्टेटमेंट कहा जाए तो वो कौन सा होता है वारंटेड एजम्पशंस होता है। और अगर विदाउट एविडेंस होता है ना, प्रेजेंटेड विदाउट एविडेंस, अगर बिना एविडेंस के होते हैं तो वो कौन सा होता है अनवारंटेड एजम्पशंस होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर देखें वारंटेड में है ना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस बीएमआई, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उससे क्या होगा बीएमआई को रिड्यूस करेगा। ये क्या करेगा आपकी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स को रिड्यूस करेगा। ये बात सही है, बिल्कुल एविडेंस के साथ है, आप करवा के देख लो, उसके बाद आपको रिजल्ट अगर एविडेंस के साथ दी जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है वारंटेड एविडेंस है, वारंटेड एजम्पशंस है। और अगर बिना एविडेंस की दी जाती है ना, बिना एविडेंस के कि जो मेंटल डिजीज है कैन बी क्योर्ड बाय, है ना, एग्जांपल जैसे मेंटल डिजीज है कैन बी क्योर्ड बाय स्पिरिचुअल अप्रोच, या होलिस्टिक हीलिंग। बिना कोई अप्रोच के, बिना कोई एविडेंस के अगर आप कुछ देते हैं तो क्या होती है अनवारंटेड जो एजम्पशंस होती है। ठीक है, और किसी एविडेंस के साथ देते हैं तो कौन सी होती है वो वारंटेड एजम्पशंस होते हैं। तो ये एजम्पशंस के टाइप थे, कौन कौन से थे, पहला था आपका यूनिवर्सल एजम्पशंस, ठीक है, यूनिवर्स जिसमें सब लोग उसको सत्य मानते हैं वो स्टेटमेंट। दूसरे जो थियरी बेस्ड मीन जो थियरिस्ट ने कहा है उस आधार पे अपन पर्टिकुलर स्टडी में उसको सही मानते हैं। कोई रिसर्च करने के लिए होता है तो वो कंडक्ट रिसर्च एजम्पशन, जो एविडेंस के साथ होता है वारंटेड एजम्पशंस, और विदाउट एविडेंस होता है वो अनवारंटेड एजम्पशंस। नेक्स्ट होता है डिफरेंस। एजम्पशंस और हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है, एजम्पशंस और हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं। एजम्पशन
दूसरा हाइपोथेसिस। ठीक है, एजम्पशन और हाइपोथेसिस। ठीक है, ठीक है, एजम्पशन और हाइपोथेसिस। एजम्पशंस होते हैं वो क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, बिलीफ और आइडियाज होते हैं जो कि ट्रू होते हैं, है ना। एजम्पशंस बेसिकली क्या होता है, अगर मीनिंग की बात करें तो ये क्या होती है, बेसिकली कुछ बिलीफ और आइडिया होते हैं जो कि एज्यूम्ड क्या कहते हैं, ट्रू किया जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो बिलीफ और आइडिया होल्ड टू बी ट्रू। ठीक है, ये क्या होते हैं, बिलीफ और आइडियाज होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, होल्ड टू बी ट्रू। इनको अपन क्या मानते हैं, ऐसे बिलीफ्स या आइडियाज होते हैं जिनको आप ट्रू मानते हैं। जो कुछ आइडियाज या बिलीफ्स होते हैं जिनको अपन ट्रू मानते हैं वो क्या कहलाता है, एजम्पशन कहलाता है। जबकि हाइपोथेसिस क्या होती है, किन्हीं वेरिएबल के बारे में प्रेडिक्शंस होती है। क्या होती है, एक टेंटेटिव प्रेडिक्शंस होती है ना। ये हमारी क्या होती है, एक टेंटेटिव प्रेडिक्शंस होती है। ये वेरिएबल के बारे में टेंटेटिव प्रेडिक्शन होती है। क्लियर है, दोनों चीज का डिफरेंस पहला मीनिंग का पता चल गया ना। दोनों की मीनिंग ये तो हमारी क्या होती है, कुछ ट्रू बिलीफ्स होती है, जबकि जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, वो हमारा टेंटेटिव प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा डिफरेंस आता है कि एजम्पशंस होते हैं, इनको क्या होता है, स्टैटिस्टिकली हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको रिसर्च में टेस्ट नहीं करते, नॉट टेस्टेबल, नॉट टेस्टेबल। ये नॉट टेस्टेबल इन रिसर्च, रिसर्च में इनका टेस्टिंग नहीं की जाती, और ये क्या होते हैं, ऑलवेज टेस्टेबल। हाइपोथेसिस को हमेशा क्या करते हैं अपन, टेस्ट करते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, टेस्टेबल होते हैं, स्टैटिकली टेस्टेबल, स्टैटिकली टेस्टेबल। ठीक है, ये स्टैटिकली टेस्टेबल नहीं होते हैं एजम्पशंस, जबकि हाइपोथेसिस स्टैटिकली क्या होते हैं, टेस्टेबल होते हैं। ये इनका दोनों का एक बड़ा जो मेजर डिफरेंस है, ठीक है। मेनली ये दो ही बड़े डिफरेंसेस इनसे ही ड्राइव किए हुए हैं, ज्यादा बड़े कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो एजम्पशंस और हाइपोथेसिस में एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, इनसे कुछ और अपने डिफरेंसेस जो है ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एजम्पशंस और हाइपोथेसिस का टॉपिक। ठीक है, तो आज हमने स्पेशली हाइपोथेसिस में क्या देखा, उसके एग्जांपल्स थे वो देखे, उसको कैसे आपको फ्रेम कर रहे हैं। जो आपको एग्जांपल दिया है उससे आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, किस तरह से आप होमवर्क करके देखिएगा, किस तरह से आप बनेंगे आपके हाइपोथेसिस, और अदर जो चीज़ें थी वो आपको दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, और फिर एजम्पशन क्या था उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।